नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का फॉलोअप के लाइव सेशन में स्वागत है। रोजाना की तरह हम नए मुद्दे पर चर्चा करते हैं ताकि उस मुद्दा को लेकर आपकी समझ जो है व्यापक हो सके, क्योंकि हम सारे पक्षों की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि एक राय आप कायम कर सके। दरअसल इस बार झारखंड में बोकारो चर्चा का विषय है और बोकारो जो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है और बीएसएल जो प्लांट है उसको लेकर आज और वहां जो उत्पन्न परिस्थिति हुई थी, आज बोकारो बंद रहा था। दरअसल अप्रेंटिस संघ के जो लोग थे वो अपनी मांग और सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत थे और कल ऐसा हुआ कि वहां पे पुलिस वालों के साथ झड़प हो गई। सीआईएसएफ के जो जवान थे उनके साथ और आंदोलनकारियों के साथ, उसमें एक की मौत हो गई। मौत के बाद आखिरकार आज बोकारो बंद रहा। कुछ आश्वासन भी मिला है, लेकिन आगे क्या, इसी पर आज चर्चा है। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी जितेंद्र कुमार और सन्नी शारद हैं। पहला सवाल सन्नी से। सन्नी, जो दर्शक पहली बार इस खबर को देख रहे हैं उनको थोड़ा डिटेल और संक्षेप में ही बताइए कि ये दरअसल मामला है क्या, क्यों आज बोकारो बंद रहा। देखिए, अप्रेंटिस संघ के द्वारा बोकारो स्टील लिमिटेड के एडीएम बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था। कल से ही शायद ये शुरू हुआ था। उनकी बहुत पुरानी मांगे थी कि करीब 3000 ऐसे विस्थापित युवा, जो विस्थापित इलाका है, वहाँ के युवाओं को अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दी गई थी और उसके बाद उसमें से सिर्फ 200 लोगों को नौकरी पर रखा गया था। बाद बाकी जितने लोग थे लगातार नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन करते थे, लेकिन कभी सुना नहीं गया, उससे अनसुना किया गया। उसमें से कई की उम्र खत्म हो गई। अभी जो है करीब जितने बचे हुए हैं 1500 के आसपास, 1700 आसपास, उन लोगों की डिमांड लगातार थी कि नियोजन किया जाए और उसी को लेकर आंदोलन चल रहा था। कल सुबह से ही ये आंदोलन चल रहा था। जो कर्मी थे बीएसएल के, उन्हें अंदर जाने से रोका भी गया था प्रदर्शनकारियों की तरफ से। शाम को स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि सीआईएसएफ की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और इस लाठीचार्ज में एक विस्थापित युवा प्रेम महतो की मौत हो गई। जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है उसमें साफ दिख रहा है कि सीआईएसएफ का जवान जो है डंडा चला के मार रहा है, सर में लगा है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। हालांकि जब हॉस्पिटल ले जाया गया तब डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। उसके बाद से ये गुस्सा जो है भड़क उठा। उसके बाद वहीं से जो है बोकारो बंद की अपील की गई और सभी संगठन पार्टियों ने बंद का समर्थन किया। बोकारो की जो विधायक है श्वेता सिंह, वो भी पहुंची। डुमरी के विधायक और जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो, वो भी पहुंचे। चंदन क्यारी के जो विधायक हैं उमाकांत रजक, वो भी पहुंचे थे। इसके अलावा आज सुबह से लगातार कल देर रात तक जो है ढुल्लू महतो जो सांसद हैं धनबाद के, वो उसी लोकसभा सीट के अंदर, संसदीय क्षेत्र के अंदर आता है इलाका, वो रात को पहुंच गई थी। चूंकि ढुल्ली महतो दिल्ली में है, वहां पर अभी सेशन चल रहा है। तो इसके बाद आज सुबह जब बंद कॉल किया गया, आज सुबह से ही तमाम दूसरे इलाके के भी विधायक नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। अरूप चटर्जी वहां पर सिंदरी के विधायक पहुंचे और इसके अलावे चंद्रदेव महतो जो है वो वहां पर पहुंचे। ढुल्लू महतो के जो भाई हैं बाघमारा के विधायक, वो वहां पर पहुंचे। आज दिन भर बंद रहा। बंद कहा जा सकता है कि सफलतापूर्वक रहा। लेकिन इससे पहले रात के करीब 3:30 बजे बोकारो डीसी का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक सूचना दी गई कि जो बीसीएल के एचआर डिपार्टमेंट के जो सीजीएम हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। हरिमोहन झा उनका नाम है। इस पूरे मामले में उन्हें जिम्मेदार मानते हुए अरेस्ट किया गया। इसके बाद उसमें कई और जानकारी साझा की गई। बताया गया कि अप्रेंटिस संघ की जितनी मांगे हैं वो उन मांगों को भी पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा जो मृतक है उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा, आर्थिक रूप से उसमें पैसे दर्शाए गए कितने दिए जाएंगे। इसके अलावा घायलों को जो है पैसा दिया जाएगा 10,000 रुपये। इसके अलावा और जो है कई चीज़ें जो है बताई गई कि किस तरह से जो घटना घटी है उसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है और उसमें वहाँ के एसडीपीओ और वहाँ के दंडाधिकारी और तमाम लोगों को रखा गया है और जांच करने के लिए कहा गया है। तो ये तमाम घटनाएं हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जिससे लगा कि पूरे मामले को एक पॉलिटिकल रंग देने की भी कोशिश की गई। कल जैसे कि घटना घटी
जयराम महतो रांची में थे, विधानसभा कमेटी की बैठक में थे, वो वहाँ पर पहुंचे, तब उनका जो है विरोध श्वेता सिंह जो बोकारो की विधायक है उनके समर्थकों के द्वारा किया गया। श्वेता सिंह का आज मैं कई इंटरव्यू भी सुन रहा था, वो बोल रही थी कि कोई हीरो के जैसा आया, ऐसा लगा कि माहौल जो है बिगड़ नहीं जाए, इसलिए वहाँ पर विरोध किया गया और मैंने उन्हें कहा कि ये अभी सब कुछ ठीक है, आपकी ज़रूरत होगी तो मैं बुलाऊंगी। जयराम महतो का भी एक बयान आया, वो कह रही है कि श्वेता सिंह ये कह रही है कि ये मेरा इलाका है, मैं यहाँ की विधायक हूँ, आप मत आइए। तो ऐसा मतलब कोई ऐसा संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि किसी इलाके में कोई दूसरा कोई नहीं जा सकता है। जयराम महतो ने यहाँ तक कहा कि मैं जो है JLKM का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और उस नाते मैं यहाँ पर आया हूँ, आप क्या किसी मंत्री या कोई दूसरा कोई विधायक आएगा तो आप उसे नहीं रोक पाएंगी। आज ये भी बयान आया कि आप जो है बाघमारा के विधायक का स्वागत कर रही हैं, दूसरे जो विधायक आ रहे हैं उनके साथ चाय पानी पी रही हैं, लेकिन जयराम महतो का विरोध कर रही हैं। ये विरोध का सिलसिला अब तक भी जारी रहा। अब से थोड़ी देर पहले जो बोकारो DC के साथ जो इनकी वार्ता थी, उस वार्ता से पहले भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गेट के बाहर दिख रहा है कि जयराम महतो हैं, श्वेता सिंह है और दोनों के बीच जो है कहा सुनी हो रही है, झड़प किस हो रही बात है। को लेकर है? जब मैं आश्वासन वही उसी पर आ रहा था, तो वो भी अभी ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस बीच और कई लोग वहां पर पहुंचे, आजसू के जो अध्यक्ष हैं सुदेश महतो और आजसू पार्टी के लोग भी वहां पर पहुंचे, जो अस्पताल गए, वहां पर जो घायल हैं घायलों से मिले, उनका हालचाल जाना, इसके अलावा स्थिति क्या है वो समझने की कोशिश की। आपका सवाल था कि जब सब कुछ हो गया तो वार्ता क्यों? दरअसल ये वार्ता अब इसलिए है क्योंकि अप्रेंटिस संघ की अब मांग है कि भाई नियोजन एक साथ दिया जाए, अस्थायी नियोजन दिया जाए। तो अभी जो वार्ता हुई, मैं मीडिया में बयान सुन रहा था, श्वेता सिंह का भी जयराम महतो का भी, वो बता रहे हैं कि वार्ता सफल नहीं हो पाई क्योंकि अब जो है उधर से कहा जा रहा है कि नहीं, एक साथ नियोजन नहीं दिया जा सकता है, जैसे जैसे सीटें खाली होगी उस हिसाब से नियोजन में रखा जाएगा। दूसरा कि जो मृतक हैं उनको टेम्प्रोरी पर रखने की बात हो रही है। तो इन सब बातों पर शायद सहमति नहीं बन गई, मूल रूप से स्पष्ट रूप से निकल कर बातें नहीं आएगी, आखिर किन बातों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। मैं श्वेता सिंह और जयराम महतो और तमाम जितने लोग मौजूद थे कोशिश कर रहा हूँ ये फोन लगाने का, अप्रेंटिस रखने का क्या क्राइटेरिया था? क्या कोई वैकेंसी निकाली गई थी, एग्जाम हुआ था, या जो विस्थापित हैं उनके बच्चों को अप्रेंटिस के तौर पे रखा गया था BSL के द्वारा? नहीं, पहले जो 200 लोगों को रखा गया वो नहीं, वो तो अप्रेंटिस को नौकरी दी गई। अप्रेंटिस जो बहाल होते हैं वो किसी तो BSL ने क्या क्राइटेरिया रखा था? विस्थापितों को ही परिवार वालों को लाभ देंगे या कोई रिटर्न एग्जाम वगैरह ले रखा था? क्राइटेरिया क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन राज्य सरकार का तो ये नियम है कि 75% आप स्थानीय को नौकरी देना है, और ये तो विस्थापित हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो स्थानीय हैं। तो अब चूंकि ये जो सहमति बनी, और ये सहमति बनी भी नहीं, ये हालांकि DC की तरफ से जो ऑफिशियल बयान जारी किया गया था उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि देर रात तक BSL के अधिकारियों के साथ बैठक हुई और उसके बाद ये बातें मान ली गई, मतलब सहमति करके ही ये सब कुछ हुआ है। अब क्राइटेरिया क्या था ये तो स्पष्ट रूप से नहीं पता है। ठीक है सर, कहते हैं कि किसी के लिए भी सबसे बड़ा जो बोझ होता है वो है विस्थापन। चाहे वो आप मजबूरी में करें विस्थापन या आप शौक से भी करें विस्थापन। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर यहाँ से अच्छी सैलरी की नौकरी करने कहीं बाहर गया तो वो भी एक विस्थापन है, पर बाय चॉइस है, और एक बाय फोर्स है कि मेरे जमीन पर कोई कोयला निकल गया, खदान निकल गया या सरकार ने अधिग्रहण कर लिया तो भी विस्थापन। सालों से डंस चल रहा है, सरकार ने सदन में भी कहा है कि 90 दिन में हम विस्थापन आयोग का ये कर लेंगे, गठन कर लेंगे। तीसरी पीढ़ी है लगभग झारखंड में जितने विस्थापित है, तीसरी कहीं चौथी पीढ़ी है। आखिर इसका हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि जैसे सन्नी ने कहा कि स्थानीयता को नौकरी देने की बात है, हालांकि वो मामला कोर्ट में अभी रुका हुआ है। तो अब क्या BSL के पास, चूंकि ये सरकार की, केंद्र सरकार के अधीन है, क्या ये इस बात से भी डर रहे होंगे लोग कि अगर यहाँ मांग मान ले तो हर जगह फिर ये आंदोलन शुरू होगा? नहीं, BSL ये मांग को मान ही नहीं सकता है। जो मेरी जानकारी है वो जो 3000 लोगों को अप्रेंटिस की
का ट्रेनिंग दिया गया है। 3000 लोगों को वहाँ पर नियोजित किया ही नहीं जा सकता है एक साथ। अच्छा, स्ट्रेंथ नहीं है? स्ट्रेंथ नहीं है और हो भी नहीं सकता है। क्यों पोस्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता? क्या बीएसएल घाटे में जा रहा है या बीएसएल? नहीं, अब उसमें यह है कि बीएसएल चल रहा है तो पहले से तो लोग वहाँ पर नौकरी में है, एम्प्लॉय है। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो हमको ध्यान में है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ये था कि वहाँ के जो विस्थापित हैं और आसपास के लोग हैं या युवा हैं, उनको हम इंटर्नशिप का ये क्या कहते हैं ट्रेनिंग देंगे और जितना संभव होगा वो बीएसएल में हम लेंगे और जो ट्रेनिंग किए हुए हैं तो और जगह भी रोजगार की तलाश करेंगे, नौकरी पा जाएंगे। हम इनको मतलब सक्षम बनाएंगे ट्रेनिंग देके ताकि ये नौकरी कहीं प्राप्त कर सके। तो ये मान लीजिए अगर आपको जानकारी हो तो जो दिन 200 लोगों का सिलेक्शन बीएसएल में हुआ, जो अप्रेंटिस थे उनका क्या क्राइटेरिया हुआ, वो वही 200 क्यों 3000 में चुने गए, ये भी अब बात है। नहीं, अब ये तो हमको अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन मान लीजिए बीएसएल को 200 लोग या 250 लोगों को लेना होगा मान लीजिए, तो 3000 का ट्रेनिंग दिए हैं तो उसमें वो एक सिलेक्शन का निश्चित रूप से कोई क्राइटेरिया तय किए होंगे और लिखित या ट्रेनिंग में जो उनको मार्क्स या जो भी उनको आया है उस आधार पर एक सिलेक्शन करके उन्होंने 200 लोगों को शुरुआत में ले लिया, अरेस्ट बच गया। तो अब जब एक तरफ आंदोलन, एक तरफ मौत, उसके बाद आश्वासन, अब क्या यहाँ पे क्रेडिट लेने के भी होड़ हो गई है? जयराम महतो के समर्थक और श्वेता सिंह के समर्थक जो जैसा सन्नी बता रहे हैं कि वो आपस में भिड़ गए, सिर्फ ये कह के कि भाई हीरो की तरह एंट्री हुआ और जब स्थिति सामान्य हो गई थी तब एंट्री हुआ, स्थिति बिगड़ ना जाए इसलिए उनका विरोध हुआ। अगर इसी बात को सत्य मान लें तो क्या अब ये क्रेडिट का भी होड़ है कि बीएसएनएल को हमने झुका दिया, शर्तों को मनवा लिया? पूरा क्रेडिट का ही अब होड़ है और क्रेडिट का होड़ नहीं होता तो आप देख सकते हैं जो उस जगह के सारे विधायक इसमें इन्वॉल्व हो, श्वेता सिंह हो गए हैं, जयराम महतो हो गए हैं, चंदेव महतो हो गए और यहाँ तक कि रांची से वहाँ सुदेश महतो भी पहुँच चुके हैं। और वो इस रूप में भी इसको थोड़ा सा देख ही सकते हैं, जो कुर्मी बहुल इलाका है बोकारो और आसपास का गोमिया का जो इलाका है और वहाँ पर हम विस्थापितों में सबसे ज़्यादा इनकी जनसंख्या भी है, तो एक जातिगत, सामाजिक और राजनीतिक कारणों से भी हर नेता वहाँ पर अपने आप को जाके क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्रेडिट लेने की कोशिश सिर्फ अभी नहीं, हमको लगता है ये अभी लंबा चलेगा। लेकिन अगर श्वेता सिंह के जो मतलब ससुर जी की बात करें, समरेश दा भी बोकारो स्टील सिटी को लेकर जो नेतागिरी होती थी उस दौरान उनका गेट बंद करना, समरेश जी की पहचान वहाँ से ही शुरू हुई एक तरह से कहें। आज भी ये मामला कायम है। तो आप कह रहे हैं कि अब जाति की बात भी इसमें दिख रही है, राजनीति दिख रही है। तो क्या जो घटना जो घटी वो किसी कुर्मी समुदाय से आता है इसलिए सिर्फ जयराम महतो को आप वहाँ जाना देख रहे हैं, या फिर सुदेश महतो का जाना वहाँ देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि उस क्षेत्र में वो राजनीति करते हैं तो इसलिए स्वाभाविक है और वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं तो वो जाते हैं? नहीं, इसमें 2-3 कारण है, सिर्फ जाति नहीं है, सिर्फ जाति को आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3000 जो युवाओं को अप्रेंटिस का ट्रेनिंग दिया गया है तो उसमें सिर्फ कुर्मी नहीं है, लेकिन वो कुर्मी बहुल इलाका है और उसमें उस समुदाय के लोगों की संख्या निश्चित रूप से ज़्यादा होगी और वो इलाका कुर्मी बहुल है। तो जो लोग भी कुर्मी बहुल पॉलिटिक्स करते हैं तो एक विषय उसमें ये है मूल रूप से। लेकिन अब श्वेता सिंह है वो कुर्मी तो है नहीं, तो उनको क्षेत्र विशेष का और जो विस्थापित है उसमें तो अधिकतर कुर्मी लोग हैं, ये तो मानना पड़ेगा। तो जो सबसे अधिक विस्थापित है और जो कुर्मी का पॉलिटिक्स कर रहा है इन मुद्दों पर आगे नहीं आएगा, राजनीति नहीं करेंगे, उनकी मतलब मांग को लेकर बीएसएल और मतलब डीसी के सामने अपनी बात को नहीं रखेंगे तो फिर उस इलाके में पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन सीआईएसएफ का मामला, केंद्र सरकार का मामला,
बीएसएल का मामला, ये तो समझ में आता है कि जयराम हो चाहे श्वेता सिंह जी हो, ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे, पर सुदेश महतो की एंट्री इस पूरे मामले में किस रूप से देखा जाए? सुदेश महतो का आपका वो पूरे का पूरा इलाका, मतलब आज भले ही जयराम मतलब एक नया चेहरा उभर के सामने आए हैं, नहीं तो सुदेश महतो का भी कार्य क्षेत्र वही इलाका है। आपका गोमिया है, बोकारो है, चंदन क्यारी है। चंदन क्यारी से उनके विधायक रहे हैं उमाकांत रजक पहले, तो उस इलाके में सुदेश महतो का जाना स्वाभाविक है। तो देखिए, अभी जो आप बोल रहे थे कि क्या वार्ता हो रही थी, तो अभी जो कमेंट करके भी कई दर्शक ये जानकारी दे रहे हैं कि डायरेक्टर इंचार्ज कल आएंगे और उसके बाद फिर वार्ता होगी, और शायद इसलिए वार्ता रुक गई है। अब एक सवाल आप कर रहे थे कि अप्रेंटिस के अभ्यर्थियों की बहाली का क्या नियम है, तो ये आतिफ सिद्दीकी हैं, शायद ये भी अप्रेंटिस का ट्रेनिंग किए हुए हैं। ये बता रहे हैं कि पहले जो बहाली होती थी वो डायरेक्ट होती थी, लेकिन अब जो है एग्जाम का सिस्टम हो गया है, और 10-10 साल मतलब पहले जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं उनको भी अब तक नौकरी पे नहीं रखा गया है। और यही वजह है कि मैंने शुरू में ही कहा कि कई लोगों की जो है उम्र भी खत्म हो गई है और वे इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार करते करते उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि फिर वो कल जो है नहीं तो वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो तो उनकी मांग जायज कह सकते हैं, कोई उनको गलत मांग भी कह सकता है। जैसा जितेंद्र जी ने बताया कि इतना संभव ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है कि एक साथ 3000 को बीएसएल ले ले, उनका स्ट्रेंथ ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पुराने वर्कर काम कर रहे हैं। तो पहले भी जो डायरेक्ट अप्रेंटिस होते थे, क्या वो लोकल एरिया के होते थे या फिर उनको कैसे चूज करता है, ये एक विषय है। लेकिन क्या अप्रेंटिस को नियुक्ति देने का कोई ये था कानून बीएसएल में? बिल्कुल होगा। और देखिए, ये सिर्फ बीएसएल की बात नहीं है, कहीं भी उठाकर देख लीजिए तो अप्रेंटिस को रखा ही जाता है, और अप्रेंटिस में रखने के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान उन्हें पैसे दिए जाते हैं और फिर उन्हें ही नियमित कर दिया जाता है। तो यहाँ भी वही नियम है। यहाँ ऐसा तो कहीं नियम नहीं था जब तक सरकार ने ये नियम नहीं बनाया था कि 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देना है। आप देखें कि विधानसभा में जयराम महतो ने सवाल भी पूछा था कि कितने लोगों को जो है 75% जो नियम है उस नियम के तहत नौकरी दी गई है, तो जवाब भी गोलमोल ही आया था सरकार की तरफ से। तो जयराम महतो का मैंने बाद में इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर बाहरी लोग ही अभी तक कार्यरत हैं। तो ये तो नियम नहीं होगा तभी ना लोग कहीं से भी अप्रेंटिस किए हों या कुछ भी किए हों उस हिसाब से नौकरी ले रहे हों। लेकिन अभी जो मूल सवाल है, देखिए, एक सवाल तो ये है कि एक जान चली गई, उसके बाद मामले का संज्ञान लिया गया, चाहे डीसी हो चाहे बीएसएल हो। तो इससे पहले अगर संज्ञान ले लेते तो आज प्रेम महतो की जान नहीं जाती। प्रेम महतो की जान गई, उसके बाद ही ना स्टेट से लेकर और सेंट्रल तक गवर्नमेंट जगी है। जो जानकारी है उसके अनुसार दिल्ली में भी इस्पात मंत्री जो है बैठक किए हैं, और बैठक करके ही उन्होंने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द मामले का निपटारा किया जाए, क्योंकि आप समझिए कि हर दिन इतना टन वहां से उत्पादन है वो बाधित है पूरी तरह से। और आज जो बोकारो के विधायक हैं वो बोली है कि जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक यहाँ पर बाधित रहेगा। आज भले ही पूरा बोकारो बंद था, बंद भले ही नहीं रहे, आम लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीएसएल ने जो कुछ भी किया है उसको उसका सबक मिलना चाहिए। तो अब तो ये आंदोलन लगातार चलेगा और बीएसएल चाहेगा कि जल्द से जल्द इसे निपटाया जाए, क्योंकि फिर देखिए 2-3 चीजें हैं। मैं पढ़ रहा था, एक बुद्धिजीवी हैं, लगातार सोशल मीडिया पर लिखते हैं, वो बता रहे थे कि जब 2.5 मिलियन टन जो है वो इसकी उत्पादन क्षमता थी, तब करीब 45,000 एम्प्लॉय थे। आज जो है उसका 4.5 मिलियन टन उत्पादन हो गया है और एम्प्लॉय जो है 25-30 हजार हो गए हैं। तो उत्पादन बढ़ रहा है और कर्मचारियों की संख्या कम हो रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो ये तो सोचना पड़ेगा, और किस हिसाब से इन जो मांग अप्रेंटिस के लोग जो है कर रहे हैं उन्हें भरना पड़ेगा, ये तो अब बीएसएल को ही सोचना है। तो दरअसल ये मुद्दा ये भी है कि जैसे अब तो वहां पे दिख रहा है कि राजनीति भी हो रही है। आज मान लीजिए डायरेक्टर नहीं आए, मेरा यही है कि जो आश्वासन डीसी के मार्फत बताया गया, क्या उससे अप्रेंटिस के जो आंदोलनकारी हैं वो संतुष्ट नहीं है पूर्ण रूप से? हाँ बिल्कुल, देखिए डीसी के वो 2-3 सवाल जो है लगातार आज प्रोटेस्ट जो कर रहे थे वो उठा रहे थे। एक तो जो हरि मोहन झा, जिन्हें बताया जा रहा है कि बीएसएल के वो एचआर हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो गिरफ्तारी के कोई सबूत तो अब तक नहीं आए हैं, तस्वीर सामने नहीं आई है।
डीसी ने कहा है कि मैंने गिरफ्तार उन्हें करने का आदेश दिया है, गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी बात, जो बातें कही गई है, आप देखिए कि जो रिलीज में कही गई और अभी जो वार्ता होने के बाद जो बयान विधायकों की तरफ से आ रहा है, उसमें आप देखिए कि विरोधाभास है। उसमें कहा गया कि 21 दिन तक पद सृजित करके 3 महीना के अंदर सभी को नौकरी में रख लिया जाएगा। अब इनकी मांग है कि नहीं, सभी को एक साथ रखा जाए। साथ ही जो आश्रित है, इंस्टॉलमेंट की जिस हिसाब से जैसे जैसे पद का सृजन होगा उसी हिसाब से रखा जाएगा। तो अब तो ये इसलिए बात नहीं बन पाई, हो सकता है कि और अंदर कुछ बात हुई होगी। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग अंदर थे उनसे किसी से बातचीत हो पाए, लेकिन हो नहीं पा रही है। सरकार अपने तरफ से कोई अभी मुआवजा का ऐलान किया है? ये डीसी के तरफ से जो मुआवजे का ऐलान हुआ था, तो वो तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार का ही होगा। मैं एक बार पढ़ के ही बता दे रहा हूँ आपको कि उसमें जो देर रात जो रिलीज आया था उसमें क्या कुछ लिखा था। उसमें यही लिखा गया था कि हरिमोहन झा को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। ये आप देखिए, इसमें लिखा गया है कि नौकरी की मांग को लेकर बोकारो स्टील लिमिटेड प्लांट के एडीएम बिल्डिंग के समीप गुरुवार को विस्थापित अप्रेंटिस संघ द्वारा प्रदर्शन पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त विजया यादव ने देर रात कार्यालय में बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक, इसके अलावा बीएसएल के ईडी, पुलिस उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ के डीआईजी और कई पदाधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी मानते हुए मुख्य महाप्रबंधक बीएसएल प्लांट श्री हरि मोहन झा को गिरफ्तार किया। उधर विस्थापित अप्रेंटिस संघ की सभी मांगों को बीएसएल प्रबंधन ने मान लिया है, जिसमें मुख्य निम्न बातें शामिल हैं। पहला, ट्रेनिंग पूरा कर चुके सभी विस्थापित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को बीएसएल प्रबंधन 21 दिनों में पद सृजित कर 3 माह के अंदर नियुक्ति देगा। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा बताया गया है कि मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को नियोजन देना बीएसएल प्रबंधन ने किया है स्वीकार, मतलब बीएसएल ये पैसा देगा। तीसरी बात इसमें लिखी गई है कि बीएसएल प्रबंधन घायलों को अस्पताल में मुफ्त उपचार होगा और साथ ही 10,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावे बीएसएल विस्थापितों के साथ प्रति माह 15 तारीख को जिला नियोजन पदाधिकारी और तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और सभी बातों को लेकर उपायुक्त ने अपर समाहर्ता और अनुमंडल पदाधिकारी चास को प्रत्येक माह अनुश्रवण कर अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। ये आप देखिए कि कल का है। इसके अलावा उसी के ठीक 3:57 मतलब 4 बजे सुबह ये प्रेस रिलीज आया है। इसमें बताया गया है कि उपायुक्त ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है जो इस पूरे मामले का जांच करेगी ये टीम, और उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर कैसे प्रेम महतो की मौत हुई। क्योंकि आप देखिए कि इसी बीच एएनआई में जो सीआईएसएफ के डीआईजी हैं उनका एक बयान आया और उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के तरफ से जो लाठीचार्ज हुआ या उसमें उनकी मौत नहीं हुई है, बल्कि जो भगदड़ हुआ उसमें गिर गए और कई लोग उनके ऊपर चढ़ गए, उसमें उनकी मौत हुई है। लेकिन जो विस्थापित हैं वो लगातार कर रहे हैं कि जो वीडियो है वो प्रमाण है, उसमें दिख रहा है साफ तौर पे कि इस तरह से लाठी चला के मारा गया, उनके सर में लगा और वहीं प्रेम महतो गिर गया और उसके बाद मौत हुई है। रात को ही जो मंत्री हैं योगेंद्र महतो, उन्होंने संज्ञान लिया और डीसी को आदेश दिया था कि मामले में संज्ञान लेके एकदम त्वरित कार्रवाई करने के लिए, और ये त्वरित कार्रवाई सुबह 4 बजे हुई है। अभी वार्ता हुई, वार्ता में क्या कुछ हुआ वो बातें बताई, लेकिन बहुत खुलकर बातें नहीं आ पाई है सामने अब तक। ठीक है सर, कभी देश की आजादी तो अभी पहुंचे हैं हॉस्पिटल, वहाँ मिल रहे हैं मरीजों से। अच्छा, कभी देश की आज़ादी के लिए एजिटेशन, धरना प्रदर्शन होता था, आज आज़ाद मुल्क में ही अपने हक अधिकार के लिए किया जाता है। उस समय भी अनसुना करती थी सत्ता, आज भी अनसुना करती है। क्या फर्क कैसे समझा जाए? क्यों इतना लंबा समय लगता है? अगर सन्नी जो कह रहे वो तो सही कह रहे कि अगर किसी की जान नहीं जाती तो कोई जगता नहीं, एजिटेशन चलते रहता, मांग चलता रहता, धरना प्रदर्शन होते रहता, कोई सुनवाई नहीं कर रहा और कई दशकों से ये चल रहा है। हाँ, देखिए इसमें मतलब जब राजनीति घुसती है ना तो लोग झूठ बोलते हैं, इसमें भी वही हो रहा है, पहले भी हुआ है और आज भी हो रहा है। जो सन्नी बता रहे थे, हम थोड़ा सा उसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कोई भी कंपनियां जो ट्रेनिंग देती है
वो 100% उसको ऑब्जर्व अपने यहाँ कर लेगी, इसका गारंटी नहीं होता है। टाटा का अप्रेंटिस का हम देखे हैं, सीसीएल का भी देखे हैं, वहाँ भी उस समय जो ये ट्रेनिंग बीएसएल दे रहा होगा तो उस समय बोलने के लिए बोल देगा यहाँ पर ट्रेनिंग कीजिए, यहाँ पर सारे लोगों को ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। बाद में ऐसा होता नहीं है, असंभव नहीं हुआ, नहीं मिला, एजिटेशन शुरू हो गया। अब फिर अब जो बातें आ रही है, जो डीसी का रिलीज है, उसमें कहा जा रहा है कि 21 दिनों के अंदर पद सृजित हो जाएंगे और एक एकड़ मतलब एक एकड़ 3.5 जो बचे हुए हैं 1500 या 2000 जो लोग भी है बचे हुए हैं, उन सबको एडजस्ट कर लिया जाएगा। ये व्यवहारिक न है। अभी राजनीति करने के लिए या आश्वासन करके एजिटेशन को समाप्त करने के लिए भले ही इस तरह का कोई भी आश्वासन दे दिया जाए, लेकिन ये होगा नहीं। और जब नहीं होगा तो जो इस आश्वासन के बाद वो आश्वासन पूरा नहीं होगा तो फिर एजिटेशन होगा। और यही होते रहा है झारखंड में, क्योंकि नियत साफ नहीं है। आपको याद होगा जो सहायक पुलिसकर्मियों का क्या था, जिस समय सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हुई थी उसमें तो कहीं नहीं था जो इनको परमानेंट किया जाएगा या 3 साल के बाद भी रखा जाएगा। उनसे क्या हुआ, उनसे लिखित रूप में ले लिया गया जो ये इस टर्म कंडीशन पर हम आपको रख रहे हैं, और बाद में आप मतलब नौकरी का दावा नहीं कर सकते। लेकिन संघे शक्ति कल युगे है, जहाँ संघ होगा वहाँ शक्ति होगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सामूहिक रूप से हो रहा है, प्रजातंत्र है, झुकना पड़ेगा, इसी तरह चलेगा। इसी तरीके से चलेगा। दरअसल कहते हैं कि जो भी डिमांड होता है, लेकिन इस विषय पर देखिए कि एक मौत बंदी, उसके बाद सारा तंत्र जगा, शासन हो, प्रशासन हो, नेता हो, बीएसएल हो, आज वो बात कर रहा है या कह रहा है कि मान लेंगे, मांगने की का हम प्रयास करते हैं कि आपकी मांग कैसे पूरी हो। क्या ये पहले भी हो सकता था? दरअसल सभी जगह जहाँ पे भी आंदोलन होते हैं किसी भी बात को लेकर, उस पर ये ध्यान देना चाहिए जिनसे ये डिमांड होता है। हर आवाज को अगर सिर्फ जिसके खिलाफ हो वो ताकत से दबाने की कोशिश करता है तो कहते हैं आज न कल एक जो स्वर है वो तेज होता है और बाद में वही ज्वालामुखी का रूप लेता है। उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी आंदोलनकारी हैं उनकी एक सफल वार्ता हो जाए बीएसएल प्रबंधन से, और सिर्फ वार्ता में जो आश्वासन हो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए। आगे इस मुद्दे को लेकर क्या होगी वो भी हम आपको पल पल तक अपडेट देंगे। शुक्रिया।